किसी भी कंपनी के लिए एक शुरुआती नाकामी से उभरकर एक विशाल रिटेल एम्पायर बनाना आसान नहीं होता। आज हम एक ऐसी ही बेहतरीन कॉर्पोरेट टर्नअराउंड स्टोरी पर चर्चा करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं टाइटन और उसके फ्लैगशिप ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क की। आखिर ये जादू हुआ कैसे? चलिए सीधे इसकी गहराई में उतरते हैं। इस शानदार टर्नअराउंड का अंदाजा इस एक आंकड़े से लगाया जा सकता है। पिछले 2 दशकों में टाइटन के स्टॉक प्राइस में लगभग 33,000% का उछाल आया है। और हैरानी की बात यह है कि इस ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा इंजन उनका ज्वेलरी डिवीजन है, जो अब उनके कुल बिजनेस का लगभग 80 से 90% हिस्सा बन चुका है। ये सिर्फ एक ब्रांड की ग्रोथ नहीं, बल्कि पूरे मार्केट को बदल देने की कहानी है। कहानी शुरू होती है घड़ियों से लेकर गहनों तक के सफर से, जिसका जन्म दरअसल एक संकट से हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि टाइटन, जिसने अपनी शुरुआत घड़ियां बनाने से की थी, वो अचानक ज्वेलरी मार्केट में आई ही क्यों? ये कोई पहले से तय की गई स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि उस वक्त की मैक्रो इकोनॉमिक मजबूरी से निकला एक रास्ता था। 1991 का साल था और देश एक गंभीर फॉरेन एक्सचेंज और ऑयल क्राइसिस का सामना कर रहा था। टाइटन को अपनी घड़ियों के पार्ट्स इंपोर्ट करने थे, जिसके लिए डॉलर्स की जरूरत थी, जो देश के पास थे ही नहीं। सरकार का साफ कहना था, अगर डॉलर्स चाहिए तो खुद कमाओ। बस यहीं से कंपनी ने डॉलर्स कमाने के लिए यूरोप में ज्वेलरी बेचना शुरू किया। जब संकट खत्म हुआ तो उन्होंने इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए 1994 में घरेलू मार्केट के लिए तनिष्क को लॉन्च कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चूक हो गई, जिसे हम 18 कैरेट की भूल कह सकते हैं। भारतीय ग्राहक को ना समझना। भारतीय मार्केट में तनिष्क की शुरुआती एंट्री किसी डिजास्टर से कम नहीं थी। उन्होंने लोकल ग्राहकों की साइकोलॉजी को पूरी तरह से गलत पढ़ लिया था। उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि उन्हें क्या बनाना है, न कि इस बात पर कि ग्राहक आखिर खरीदना क्या चाहता है। इस डिस्कनेक्ट को समझने के लिए इस कंपैरिजन पर ध्यान दीजिए। टाइटन 18 कैरेट गोल्ड पुश कर रहा था। उनका मानना था कि ये ज्यादा मजबूत है, स्क्रैच रेजिस्टेंट है और इससे बेहतरीन डिजाइन्स बनाए जा सकते हैं। पर वो इस कड़वी सच्चाई को बिल्कुल नज़रअंदाज कर गए कि भारतीय मार्केट में 22 कैरेट गोल्ड सिर्फ पहनने की चीज नहीं, बल्कि एक सॉलिड फाइनेंशियल एसेट और स्टेटस सिंबल है। भारत में सोने का मतलब श्रृंगार से कहीं ज्यादा निवेश होता है। और इस प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच पर अड़े रहने का नतीजा बहुत ही भयानक निकला। लगभग आधे दशक तक कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। लॉसेस बढ़कर 150 करोड़ रुपए तक पहुंच गए और स्टॉक प्राइस गिरकर सिर्फ 2 रुपए रह गया। उस वक्त टाटा लीडरशिप पर इस पूरे ज्वेलरी डिवीजन पर ताला लगाने का जबरदस्त दबाव बन चुका था। लेकिन बंद करने के बजाय यहां से एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया। ब्रांड को बचाने के लिए एक डीपली कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रैटेजी अपनाई गई। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, अंधे विश्वास को तोड़ना और असंगठित बाजार का सच सबके सामने लाना। उन्हें भारत के इस विशाल पर असंगठित गोल्ड मार्केट को सीधे चुनौती देनी थी। सबसे बड़ी रुकावट थी सदियों पुराना अंधा विश्वास। जैसा कि इस कोट में बताया गया है, लोकल सुनार राजा हुआ करते थे और ग्राहकों को उनकी हर बात पर पूरा भरोसा करना पड़ता था। पीढ़ियों से भारतीय परिवार अपने पड़ोस के ज्वेलर पर आंख मूंदकर विश्वास करते आ रहे थे। इस पुराने सिस्टम को तोड़े बिना तनिष्क के लिए आगे बढ़ना नामुमकिन था। इसका समाधान निकला टेक्नोलॉजी और रेडिकल ट्रांसपेरेंसी के जरिए। तनिष्क ने अपने स्टोर्स में जर्मनी से इंपोर्ट की गई एक 10 लाख रुपए की मशीन लगाई, कराट मीटर। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके सोने की शुद्धता की बिल्कुल सटीक और ट्रांसपेरेंट जांच करती थी। उन्होंने खुला न्योता दिया कि अपनी पुरानी फैमिली ज्वेलरी लाइए और मुफ्त में टेस्ट करवाइए। ये सच में एक गेम चेंजर कदम था। जब लोगों ने टेस्टिंग शुरू की तो जो डेटा निकलकर आया उसने पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया। कराट मीटर में टेस्ट की गई लगभग 60% ज्वेलरी की शुद्धता उनके भरोसेमंद लोकल सुनार के वादे से कम निकली। सदियों का भरोसा सिर्फ एक डिस्प्ले स्क्रीन पर टूट गया। लोगों को अचानक एहसास हुआ कि जिन सुनारों पर उन्हें इतना गर्व था, वही उन्हें ठग रहे थे। अब आता है इस टर्नअराउंड का चौथा और सबसे अहम हिस्सा, मास्टर स्ट्रोक एक्सचेंज स्कीम। सोनी की सच्चाई पता चलने के बाद लोग काफी गुस्से और निराशा में थे, पर तनिष्क जानता था कि सिर्फ समस्या दिखाना काफी नहीं है। असली जादू तब होगा जब उन धोखा खाए हुए ग्राहकों को एक सीमलेस और आसान समाधान दिया जाए। तनिष्क की ये इम्प्योर टू प्योर स्कीम वाकई काबिले तारीफ थी। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल था। कैरेट मीटर में अपना सोना टेस्ट करवाइए,
अगर प्योरिटी 19 से 22 कैरेट के बीच आती है तो तनिष्क उसके बदले पूरे 22 कैरेट का नया और शुद्ध तनिष्क गोल्ड देगा। ग्राहक को सिर्फ मेकिंग चार्जेस देने थे और जो सोने की शुद्धता में फर्क था उसकी लागत तनिष्क खुद उठाता था। सुनने में जरूर लगता है कि 3 करोड़ का नुकसान सहना तनिष्क के लिए बहुत महंगा सौदा रहा होगा, लेकिन हकीकत में ये एक बेहद कैलकुलेटेड कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी थी। ज्वेलरी मार्केट में एक ग्राहक सदियों तक और आने वाली पीढ़ियों तक खरीदारी करता है, जिसकी लाइफ टाइम वैल्यू लाखों में होती है। अपफ्रंट थोड़ा नुकसान उठाकर तनिष्क ने एक ऐसी वफादारी जीत ली जिसका कोई मुकाबला नहीं था। कहानी के आखिरी हिस्से में देखते हैं कि कैसे एक ज्वेलरी पावरहाउस का निर्माण हुआ। अंधे विश्वास को पारदर्शी विश्वास से रिप्लेस करने के बाद ब्रांड ने तेजी से मार्केट की अलग अलग जरूरतों और सहानुभूति को समझना शुरू किया। मार्केट की आवाज सुनकर तनिष्क सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट से बढ़कर एक मल्टी सेगमेंट पावरहाउस बन गया। उन्होंने वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हल्के 14 कैरेट गोल्ड का ब्रांड मिया लॉन्च किया, दुल्हनों के लिए पारंपरिक रीवा और लग्जरी बायर्स के लिए जोया बनाया। साथ ही डिजिटल फर्स्ट प्लेटफॉर्म कैरेट लेन को भी एक्वायर किया। एक ही ब्रांड अम्ब्रेला के नीचे हर जरूरत का पूरा ध्यान रखा गया। आधुनिक रिटेल, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और एकदम सोफिस्टिकेटेड विजुअल मर्चेंडाइजिंग, तनिष्क ने इन सभी चीजों को मिलाकर भारतीय ज्वेलरी शॉपिंग के अनुभव को हमेशा के लिए बदल दिया है। यही वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो उन्हें आज भी मार्केट में सबसे आगे और सबसे मजबूत बनाए हुए है। तनिष्क की ये टर्न अराउंड स्टोरी वाकई अपने आप में एक मास्टर क्लास है। एक छोटी सी वॉच कंपनी से शुरू होकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना, ये दिखाता है कि अगर रैडिकल ट्रांसपेरेंसी, सहानुभूति और नई टेक्नोलॉजी का सही उपयोग किया जाए तो किसी भी इंडस्ट्री में सबसे पुराने और स्थापित कॉम्पिटिटर्स को भी हराया जा सकता है। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिस पर हर बिजनेस एंथुजियास्ट को जरूर विचार करना चाहिए।